दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवीयू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखेंगे मेजर हिस्ट्री पेपर 1 जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा जाएगा। और आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एवं उपलब्धियां देखेंगे। मौर्य चैप्टर को मैंने दोस्तों 4 क्लास में बांटा है। हम आज उसका पहला क्लास देखते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन एवं उपलब्धियां। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के उदय, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, चाणक्य की भूमिका, नंद वंश का अंत, मौर्य साम्राज्य का स्थापना, साम्राज्य का विस्तार, सेल्यूकस निकेटर से जो संघर्ष हुआ था, मैगस्थनीज और इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक उपलब्धियां, दक्षिण भारत और जैन परंपरा, चंद्रगुप्त का ऐतिहासिक महत्व। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। हम ना बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण अध्याय को शुरुआत करने जा रहे हैं, मौर्य साम्राज्य। लेकिन आज हम पूरा मौर्य साम्राज्य नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य एक वीडियो में पूरा कराना संभव नहीं है यार, 1 घंटा का क्लास हो जाएगा पूरा। इसलिए हम एक एक करके उसे 4 क्लास में डिवाइड किया है। आज हम उस व्यक्ति का कहानी समझेंगे जिसने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी जो आगे चलकर प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों से एक बनी। जो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो प्राचीन भारत में था वो सबसे शक्तिशाली जाके बना। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उस व्यक्ति का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य आखिर आया कहाँ से? वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? उसके पास सेना कहाँ से आई? नंद वंश जैसी शक्तिशाली सत्ता को उसने कैसे चुनौती दी? और उसके पीछे चाणक्य की वास्तव में क्या भूमिका थी? इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में आज समझेंगे। आज की पूरी क्लास में हम इन्हीं सवालों का जवाब एक एक करके समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य केवल रटाऊंगा नहीं, हम समझेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति से एक विशाल साम्राज्य के संस्थापक बनने तक का उसका सफर कैसा हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो ना बहुत सामान्य व्यक्ति था, लेकिन वो ना साम्राज्य का संस्थापक कर दिया। वो कैसे किया उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उदय की कहानी से। ठीक है, पार्ट 1, चंद्रगुप्त मौर्य के उदय से पहले भारत की स्थिति कैसे थी? दोस्तों, किसी भी महान शासक को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि उसके आने से पहले राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो हम किसी को पढ़ने से पहले क्या देखेंगे कि वहाँ पे पहले राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, जब वो आया तो कैसा हो गया। चंद्रगुप्त के समय भारत में कई अखिल मतलब जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं था, मतलब पूरा भारत एक नहीं था। वो छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक शक्तियाँ मौजूद थी। मतलब छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था, मतलब वहाँ पे शक्तियाँ मौजूद थी। हर जगह अलग अलग राजा था। लेकिन इनमें जो सबसे शक्तिशाली कौन था? वो मगध था। मगध राजनीतिक केंद्रों में से एक बन चुका था। जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्रों में से एक था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। दोस्तों, मगध हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके पढ़ लें। और हमने वहीं पे बताया था कि वहीं से मतलब यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापना यहीं पे से होगा। और उस समय मगध पर शासन कर रहा था नंदवंश। और जब चंद्रगुप्त मौर्य आया था उसमें मगध पर शासन कौन कर रहा था? नंदवंश कर रहा था। नंदों के पास बड़ी आर्थिक और सेना शक्ति थी। नंदवंश उसमें तो बहुत बड़ा अपने सैन्य रखा था, उसके पास पैसों का कोई कमी नहीं था। इसलिए चंद्रगुप्त का नंद सत्ता को हटाए कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसलिए जो चंद्रगुप्त था वो नंद सत्ता को हटाना कोई छोटी उपलब्धि थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही कठिन था। यह समझना बहुत जरूरी है कि चंद्रगुप्त ने एक खाली जगह साम्राज्य नहीं बनाया। और यह बात आप ध्यान में डाल लें कि चंद्रगुप्त ने खाली जगह पे साम्राज्य नहीं बनाया कि कहीं खाली मैदान देखा वहीं पे साम्राज्य बनाया। नहीं, उसने पूरा जो मगध पे हटाया, जो नंद वंश का सत्ता था उसको हटाया और वहाँ पे मतलब जीता, उसे मगध को जीता। उसने पहले से शक्तिशाली मगध की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अपने नियंत्रण में लिया, फिर उसका विस्तार किया। और उसी तरह ना जो मगध में था उसका राजनीतिक आर्थिक शक्ति को अपने नियंत्रण में लिया और फिर उसका विस्तार किया। चलिए एक सवाल यहाँ पे है आपसे, अगर मगध पहले से इतनी शक्तिशाली था तो फिर चंद्रगुप्त को उसने जीतने के लिए किन चीज़ों का आवश्यकता रही होगी? जब मगध पहले से इतना शक्तिशाली था तो चंद्रगुप्त उसे कैसे जीत सकता है? चंद्रगुप्त के पास ऐसा क्या चीज़ था जो किन चीज़ों की आवश्यकता थी जो रही होगी जो कि वह जीत गया मगध को? जवाब है, उसे चाहिए था रणनीति, सेना, संगठन और राजनीतिक नेतृत्व। मतलब जो जीतने के लिए उसे क्या क्या चाहिए था? इन चारों चीज़ चाहिए था। अब इन चारों से कहाँ से मिलता सो देखते हैं। और यही से कहानी प्रवेश होता है चाणक्य का। अब हम चाणक्य को एक पॉइंट होल्ड करेंगे, पहले उसका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं, उसके बाद चाणक्य का हम क्या भागीदार रहा उसमें वो देखते हैं। चाणक्य इसे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी कहा जाता है। ठीक है,
पहले हम एक पॉइंट चाणक्य को स्किप करते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन। अब दोस्तों चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में एक समस्या है, हमारे पास उसके जन्म और परिवार के बारे में जैसा विवरण देने वाला कोई एक समकालीन स्रोत नहीं है। हम जैसे कि ना चंद्रगुप्त मौर्य का जो बचपन है ना और परिवार, वो ना कोई मतलब किसी ने उसका ना बताया नहीं है, इतिहास में उसका ज़्यादातर विश्लेषण नहीं मिलता है। इसीलिए हम ना परंपराओं से, जैसे कि जब विश्लेषण नहीं मिलता है ना, तो उसका बचपना और परिवार का संबंध हम नहीं जान पाए, और अगर कोई कोई बताया जाता है तो उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। अलग अलग परंपराओं जैसे बौद्ध जैन और बाद में संस्कृत स्रोतों में चंद्रगुप्त के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती है। इसीलिए ना सब में अलग अलग कथाएं मिलती है, इसीलिए सब लोग उस पर मतलब पक्का नहीं मानते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने उसे प्रारंभिक जीवन को, हर कहानी को समान रूप से ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते। बोला ना कि उसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते, उसे मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि लेकिन क्या बात को मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अंत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर मगध में मौर्य सत्ता स्थापित की थी। लेकिन इसमें एक बात जरूर मानते हैं कि जो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वो ना बहुत राजनीतिक शक्ति के रूप में जो मगध पे था, अपने मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया था। हिस्ट्री में हमें सिर्फ कहानी नहीं सुननी होती, बल्कि यह भी देखना होता है कि कहानी हमें किस सोर्स से मिला है। आप सिर्फ कहानी सुन लोगे, कोई तो पुराना ही आदमी होगा वो गलत कहानी लिख देगा, लेकिन हमें उसका सोर्स भी ढूंढना होता है कि सोर्स कहाँ से था, या सोर्स सही सत्य था या झूठ था, उन्हें भी पता करना होता है। चलिए चाणक्य और चंद्रगुप्त को देखते। चाणक्य वही जो उनको चारों जो वहाँ पे जीतने के लिए ये रणनीति सेना संगठन चाणक्य इसमें कैसे मदद करता है वो देखते हैं। अब आते हैं इसी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। परंपरा के अनुसार चाणक्य नंद शासक से अपमानित हुआ था। चाणक्य जो है ना वो नंद शासक जिसको हराया चंद्रगुप्त ने, उससे शायद अपमानित हुआ था, और उसने नंद सत्ता का समाप्त करने का संकल्प लिया। और उसी दिन शायद जब उसे अपमानित किया होगा तो उसने नंद सत्ता का समाप्त करने का संकल्प लिया, कसम खाया। इसी दौरान चंद्रगुप्त उसके संपर्क में आया, और जब उसका अपमानित हुआ होगा उसी समय चंद्रगुप्त उसके संपर्क में आया होगा। चाणक्य के चंद्रगुप्त का केवल शिक्षा नहीं दी, और जो चाणक्य था उसको गुरु मान, मतलब चाणक्य ना चंद्रगुप्त का गुरु था, तो क्या सिर्फ शिक्षा दी? नहीं, क्या क्या सिखाया सो देखते हैं। बल्कि राजनीतिक रणनीति, सत्ता संगठन और परिस्थितियों का उपयोग करके उसकी क्षमता विकसित करने में उससे मदद की। ऐसे परंपराओं से वर्णित किया, और इन सभी चीज़ों का जो चाणक्य था उससे चंद्रगुप्त को ज्ञान करवाया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, चाणक्य की भूमिका को समझते समय हमें परंपरा और प्रमाण के बीच अंतर करना चाहिए। जो चाणक्य की भूमिका है उसमें जैसे परंपरा क्या रही, प्रमाण क्या क्या मिला, कि जो जो बताया गया है उसका प्रमाण सत्य मिला या नहीं, उन पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त के उदय में चाणक्य की भूमिका को देखते हैं। ठीक है, उसमें परंपरा मजबूत क्या है, लेकिन चंद्रगुप्त के जीवन के हर विवरण समकालीन प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन वही है ना कि जो चंद्रगुप्त था ना उसका हर जीवन का विवरण नहीं मिलता है, इसीलिए सिद्ध नहीं किया जा सकता। चंद्रगुप्त के पास शक्ति थी, लेकिन चाणक्य उससे शक्ति का दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो चंद्रगुप्त था वो तो मतलब उसके पास बहुत शक्ति था, लेकिन जो चाणक्य था उसके पास दिमाग था। तो जब चंद्रगुप्त और चाणक्य मिला तो उसमें एक दिशा मिला, और वो क्या हुआ, इस कहानी का मुख्य विचार हुआ, मतलब वो दोनों मिलकर मगध पे विजय प्राप्त किए। नंद वंश का अंत, देखो दोनों मिलकर नंद वंश का अंत करते हैं। अब चंद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नंद सत्ता। अब चंद्रगुप्त के सामने कौन थे? नंद सत्ता, मगध पे जो जिसका राज चल रहा था। दोस्तों इसे ऐसे समझिए, आज अगर कोई व्यक्ति किसी छोटे संगठन से निकलकर सीधे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति लिए कितनी बड़ी तैयार होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं नंद सत्ता के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन आज एक छोटा सा व्यक्ति जैसे चंद्रगुप्त जैसा छोटा सा व्यक्ति अगर निकल कर सीधा देश की सबसे बड़ी जो उसमें नंद सत्ता थी उसे, तो उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए उसे हराने के लिए। चंद्रगुप्त के सामने भी कुछ ऐसा ही था, तो चंद्रगुप्त के सामने कुछ ऐसा था कि उतने बड़े शक्ति को हम कैसे हराएंगे। नंद सत्ता आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली था। नंद सत्ता के पास पैसे की कोई कमी नहीं था, सैन्य का रूप में कोई कमी नहीं था। इसलिए चंद्रगुप्त की सफलता केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, और चंद्रगुप्त की जो सफलता थी वो एक युद्ध की सिर्फ कहानी नहीं थी। इसके पीछे राजनीतिक संगठन, सैन्य शक्ति और रणनीति महत्वपूर्ण थे। अतः नंद सत्ता का अंत हुआ, और ये जो इतने महत्वपूर्ण मतलब चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर इन सभी संगठन, शक्ति और राजनीति महत्वपूर्ण जब उन्होंने किया तो अतः नंद सत्ता का अंत हुआ और मगध पर चंद्रगुप्त का नियंत्रण हुआ, और जो मगध साम्राज्य नंद वंश के अंदर आता था वह वहाँ पे अब चंद्रगुप्त का शासन हुआ। अब हम ना एक टेबल देखते हैं कि जिसमें आराम से आपको एक ही लाइन में याद हो जाए। नंद सत्ता का अंत,
फिर मगध पर नियंत्रण, नंद सत्ता का अंत हुआ कि नहीं, उस पर फिर मगध का नियंत्रण किसका हुआ, पाटलिपुत्र, वहाँ पे मगध का पहले राजधानी हुआ था। अगर मगध पे ही जब कंट्रोल हो जाएगा तो उसका राजधानी पे भी कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद मौर्य सत्ता यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता का स्थापना हो जाएगा। तो इन चारों पॉइंटों को आप याद कर लें, इन्हीं चारों पॉइंटों से ऊपर वाला सारा लिख सकते हो। यही वह क्षण है जहाँ से मौर्य साम्राज्य के वास्तविक राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है, और यही वो समय है जहाँ से मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास शुरू होती है। यहीं से वो चंद्रगुप्त शासन, जो चंद्रगुप्त का शासन सामान्यतः लगभग 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व का माना जाता है, और यहीं से इसका शासन का शुरुआत होता है, 321 से 297 तक चलता है। चलिए मौर्य साम्राज्य का की स्थापना देखते हैं। अब चंद्रगुप्त के पास मगध था। अब जो चंद्रगुप्त था मगध को तो जीत लिया, नंद वंश को वहां से हटा दिया, लेकिन क्या केवल मगध मगध प्राप्त कर लेने से साम्राज्य निर्माण था? नहीं। क्या आप एक राज्य को जीत लेंगे उससे साम्राज्य निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। असली चुनौती अब शुरू हुई। क्या हुई सो देखते हैं। इतने बड़े क्षेत्र का राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ना और उस पर नियंत्रण बनाए रखना, हाँ यही ज़्यादा समस्या थी कि इतना बड़ा जब क्षेत्र मिला है उसको में हम राजनीतिक व्यवस्था कैसे रखेंगे, उसको एक दूसरे से जोड़ेंगे कैसे, उस पर नियंत्रण कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं उसमें चंद्रगुप्त कैसे सफल रहा। चंद्रगुप्त के साम्राज्य निर्माण के 3 आधार थे। उसने अपने साम्राज्य को जो 3 आधार कैसे दिए, राजनीतिक एकीकरण, जो राजनीतिक एकीकरण कैसे किया देखते हैं। मगध को केंद्र बनाकर शक्ति का विस्तार किया, जो मगध को केंद्र में रखकर उसे मानकर शक्ति का विस्तार किया, वहीं से सब राजनीतिक एकीकरण करना स्टार्ट किया। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति क्या था, विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैन्य का उपयोग। जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया और सभी क्षेत्रों में सेना को भेजा, और वहाँ पे शांति बहाली और सुचारू रूप से क्षेत्र को चलाने के लिए सेना को गठन किया। प्रशासनिक संगठन, जीते हुए क्षेत्र को केवल जीतना नहीं बल्कि शासन व्यवस्था में शामिल करना। जब जीता हुआ क्षेत्र जीतना से बल्कि नहीं होता है, उसमें शासन व्यवस्था, उसमें अपने राज्य के सैनिक को भेजना, अपना अपना दूतावास खोलना वहाँ पे, वही सब करना, तब ना वो व्यवस्था सही सही से चलेगा। इसलिए चंद्रगुप्त केवल मौर्य वंश का पहला राजा कहना कहना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए चंद्रगुप्त को पहला राजा कहना सिर्फ वो काफ़ी नहीं होगा, उसे हम कहेंगे एम्पायर बिल्डर, साम्राज्य निर्माता। वो साम्राज्य बनाया था, सिर्फ क्या कहते हैं उसको, मतलब सिर्फ मौर्य साम्राज्य का संस्थापक नहीं था, वो साम्राज्य निर्माता था। चलिए पार्ट 6 को कहते हैं सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष कैसे हुआ। वहाँ पे जब मगध के आजू बाजू में जो पूरा उत्तर क्षेत्र में ना एक सेल्यूकस निकेटर नाम का व्यक्ति था, उससे कैसे निपटा सो देखते हैं। अब चंद्रगुप्त के सामने पश्चिम उत्तर दिशा में एक बड़ी चुनौती आती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद, वहाँ जो पश्चिम उत्तर में एक राजा था, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में विभिन्न विभिन्न हिस्सा पर उसके सेनापति का नियंत्रण था। जो उसका साम्राज्य था उसमें विभिन्न हिस्सा थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, उसमें उसके सेनापति का नियंत्रण हो गया था। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ने भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, और जो सेल्यूकस था वह ना मतलब पश्चिमी उत्तर में उसके जस्ट मतलब जिधर मगध साइड, उसने ना अपने क्षेत्रों को मजबूत करने का कोशिश किया। दूसरे ओर चंद्रगुप्त भी उस इसी क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, और जो चंद्रगुप्त भी था इसी शक्ति में क्षेत्र बढ़ा, मतलब इसी साइड में इसी क्षेत्र में अपना शक्ति बढ़ा रहा था। और जब दोनों एक ही साथ शक्ति को बढ़ा रहेंगे तो आपको से कि इन लोग एक दूसरे से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसलिए दोनों शक्ति के बीच संघर्ष हुआ। अब संघर्ष कैसे हुआ उसको देखते हैं। इस संघर्ष का परिणाम केवल युद्ध नहीं था, बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। जब युद्ध हुआ तो दोनों के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौते के परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त को पश्चिम उत्तर स्थिति मजबूत होगी। और जो चंद्रगुप्त यहाँ पर विजय ही हुआ और उसका पश्चिम उत्तर अस्तित्व मजबूत हुआ। यूनानी स्रोतों के अनुसार, जो सेल्यूकस था ना, यूनानी देश साइड से आया था, और उन स्रोतों के अनुसार यानी कि उनके बुकों के अनुसार चंद्रगुप्त को कुछ क्षेत्र सौंप दिए, और चंद्रगुप्त को कुछ ना मतलब क्षेत्र को सौंप दिया, और बदले में 500 युद्ध हाथी प्राप्त किए, और उसने चंद्रगुप्त ने उसके बदले में 500 युद्ध हाथी उसको दिए। इसके बाद दोनों शक्तियों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए, और उसके बाद ना इन दोनों के बीच में दोस्ती हुआ। जैसे राजनयिक का मतलब होता है ना, आज के समय में आप समझ लिए दूतावास। अगर कोई दूसरे देश हमारे देश में दूतावास खोलता है, जो जहाँ पे उसके विदेश मंत्री आके बैठते हैं या फिर उसका राजदूत बैठता है, उसे राजनयिक संबंध कहते हैं। तो उसने अपने एक दूसरे से राजनयिक संबंध स्थापित किया। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या चंद्रगुप्त ने सिर्फ युद्ध से सफलता पाई? जवाब नहीं है, सिर्फ युद्ध से सफलता नहीं पाई। यही चंद्रगुप्त की बड़ी उपलब्धि थी। जहाँ युद्ध जरूरी था वहाँ युद्ध, और जहाँ समझौता उपयोगी था वहाँ कूटनीति से काम चलाया। यही एक सफल राजा, सफल साम्राज्य निर्माता का विशेषता होती है, और यही एक होता है राजा का साम्राज्य निर्माता में विशेषता प्रदान करती है यही बात। अब एक और भी था मैगस्थनीज, जो ना जो मतलब इसका ही जो क्या अभी हमने पढ़ा ना,
मैग्नेस्थनीज ना राजदूत था सेल्यूकस का, ठीक है। मैग्नेस्थनीज क्यों महत्वपूर्ण है देखते हैं। अब इस कहानी में एक विदेशी व्यक्ति आता है जिसका नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो है ना सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। जो वही बोला ना कि एक दूसरे से जब आप राजनयिक संबंध स्थापित करोगे तो उसमें आपका राजदूत आता है, तो सेल्यूकस ना अपना राजदूत भेजा था, किसके, मैग्नेस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। उसने भारत के बारे में इंडिका नामक विवरण लिखा था। वो जो मतलब मेगास्थनीज था उसने एक बुक लिखी थी इंडिका नामक, ठीक है। मूल इंडिका जो है ना आज उपलब्ध नहीं है। जिन जो जो लिखा था मेगास्थनीज ने, जो लिखा था मूल इंडिका ना, वो ना अभी उपलब्ध नहीं है, वो कहीं खो गया या कुछ हो गया। लेकिन बाद में यूनानी रोमन लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से इसके अंश हमें मिलते हैं। लेकिन जो वहाँ के यूनानी रोमन लेखक थे, बहुत प्रकार के लेखक थे, उसके उदाहरण के माध्यम से ना उसका छोटा छोटा अंश हमें मिलता है। अब सवाल है मेगास्थनीज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जवाब देखते क्या है सो। क्योंकि उसने विवरण में हमें मौर्यकालीन पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र था यानी कि मगध का राजधानी पाटलिपुत्र था, उसमें मौर्यकालीन यानी कि मौर्य समाज में पाटलिपुत्र कैसा था। मगध के समय में पाटलिपुत्र कैसा था वो नहीं बता रहा है। मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र कैसा था, समाज वहाँ की कैसा थी, प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन कैसा था, और जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है ना वो इंडिका नामक बुक से मिलती है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। इसीलिए मेगास्थनीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक इतिहास विद्यार्थी को यह भी याद रखना चाहिए कि विदेशी लेखक हर जानकारी को बिना आलोचनात्मक जांच के स्वीकार नहीं किया था। और जो विदेशी लेखक होते हैं ना, उसका जब तक ना आपको प्रूफ नहीं मिलता है ना, तब तक उस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि विदेशी लोग कुछ भी लिख देते थे पहले, कोई राजा को अच्छा दिखाते, लेकिन अगर उसका ज़्यादा सभी सभी मतलब लेखक एक ही तरह का बात कर रहे तो उस पर सच्चाई होती है। हमें उस दूसरे स्रोत से मिलाकर देखना चाहिए। वही बोले ना कि जो दूसरे लेखक है उससे मिलाकर देखना चाहिए। अगर सभी लेखक एक जैसी बात लिख रहे तो वह बात सच होती है। अब देखते चंद्रगुप्त की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त ने मगध में उद्धार मतलब आधार बनाकर मौर्य सत्ता का स्थापना की। नंद सत्ता का अंत किया, वो तो हमने पढ़ चुका पहले ही। नंद सत्ता को वहां से हटा दिया था, मतलब जीता था वहां से। साम्राज्य का विस्तार क्या, जब क्या बोलते हैं, उसने केवल मगध पर अपने शासन को सीमित नहीं रखा, बल्कि उत्तर भारत में पश्चिम उत्तर यहाँ से सेल्यूकस से अपने पश्चिम उत्तर तक जीता था। सेल्यूकस के साथ सफल कूटनीति और उससे संघर्ष के बाद समझौता ने मौर्य साम्राज्य को पश्चिम उत्तर स्थिति मजबूत की। मजबूत प्रशासन का नींव। इतने विशाल साम्राज्य के लिए संगठित प्रशासनिक ढांचे का आवश्यकता थी। चंद्रगुप्त के समय इसकी मजबूत नींव पड़ी। साम्राज्य निर्माण। सबसे बड़ी उपलब्धि, विभिन्न क्षेत्रों के एक मजबूत राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यही सब इसकी उपलब्धियां थी। अब देखते हैं उसके अंतिम क्षण में क्या था। चंद्रगुप्त का जब अंतिम जीवन चल रहा था उसमें कैसा था। आप चंद्रगुप्त के जीवन में अंतिम चरण पर आते हैं। जैन परंपरा के अनुसार, जो जैन धर्म में उसका जो बताया गया है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा मिलता नहीं है, तो जो जैन परंपरा में बताएगा उसके अनुसार जो चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था, और जो उसका जो अंतिम समय चला था उसने जैन धर्म को अपनाया था। वह अपने उस गुरु जो भद्र भाव के साथ दक्षिण भारत गया, और जो स्वर्ण बेल गोला है तो उसके संबंध में बताया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार उसने वहीं सलाह ले खाना के माध्यम से जीवन समाप्त किया। और जो सले खाना के माध्यम से जो जैन परंपरा के कुछ मतलब रीति रिवाज होता है उसके माध्यम से उसने अपना जीवन को समाप्त किया था। ध्यान रखने मतलब लेकिन ध्यान रखिए, यह जानकारी मुख्यतः जैन, मैंने आपको पहले बताया, केवल जैन परंपरा में आती है। इसलिए इस श्रोता को प्राकृतिक को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। और इस श्रोता को लिखना, अगर बहुत सारे लिखते, सारे धर्म एक ही बात लिखते कि लास्ट टाइम में जैन परंपरा में ऐसे किया था, तो ये ज़्यादा ही मतलब भरोसा वाला वाक्य होता है। लेकिन सिर्फ जैन धर्म की बातों में ऐसा मिलता है। चलिए, चंद्रगुप्त को महान क्यों कहा गया है, महान था या नहीं था, उस बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आपने अभी 6 पॉइंट, क्या नंदों को हराना, क्या सेल्यूकस से समझौता, क्या इतनी बड़ी साम्राज्य बनाना? लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, इन सभी उपलब्धियों के एक साथ देखने पर चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आती है। उसने एक मजबूत और विस्तृत साम्राज्य का राजनीतिक नींव रखी। और जो उसने एक मजबूत राज्य था उसमें इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य का राजनीतिक नींव रखी, और जो अच्छे से ढंग चलाने का उसने नींव रखी। उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य के बाद एक राजा था बिंदुसार। बिंदुसार ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया, और अशोक के समय यह साम्राज्य अपनी सबसे प्रसिद्ध, और जब अशोक आया तो उस साम्राज्य में सबसे उच्चतम पर था। इसलिए चंद्रगुप्त को समझना वास्तव में पूरे मौर्य साम्राज्य की शुरुआत को समझना होता है। और जब मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो चंद्रगुप्त को पहले समझना ही शुरुआत को समझा जाना होता है। अब हम फाइनल रिवीजन देखते हैं, ठीक है। चलते चलते आज पूरी स्टोरी को केवल 8 पॉइंटों में देखते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी, पहले वो चाणक्य से मिला था, ठीक है ना।
उसके बाद चंद्रगुप्त का उदय हुआ था, कैसे हुआ था? मगध पे विजय पाके, ठीक है ना, मगध पे विजय पाया था। वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का, वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। कैसे किया था? वहाँ पे साम्राज्य विस्तार किया था। फिर सेल्यूकस से समझौता किया था। और फिर मतलब जो साम्राज्य का निर्माता उसे कहा भी गया है, ठीक है ना, साम्राज्य का निर्माता किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को गया। अब हम देखते हैं कि ना 15 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो इसका फ्रेमवर्क हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी तो नहीं लिखना होता है। पहले उसका प्रश्न जैसे रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का विवेचना कीजिए, ठीक है, ऐसा रहेगा। उत्तर लिखने का पहले प्रस्तावना देना है, जिसमें मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त के संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक जीवन जो उसके बारे में पता नहीं चलता है, और उसके बाद उपलब्ध स्रोता और परंपराओं का उल्लेख थोड़ा थोड़ा करना है। फिर उसमें चाणक्य की भूमिका को दिखाना कि वो एक शिक्षक था, उसने बहुत कुछ सिखाया था, राजनीतिक रणनीति और सत्ता संगठन सिखाया था। फिर जो नंद वंश का अंत किया, मगध पर अधिकार और मौर्य सत्ता का स्थापना। फिर साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत में जो उत्तर भारत से है उसने पश्चिम उत्तर क्षेत्र को जीता था सेल्यूकस से। फिर सेल्यूकस से समझौता, मौर्य यूनानी संबंध, उसमें जो सेल्यूकस ना यूनानी देश से आया था, ठीक है ना। फिर मेगास्थनीज जो उसका राजदूत था, जो इंडिका और उसका ऐतिहासिक जो बुक उसने लिखा। फिर प्रशासनिक उपलब्धियां, मजबूत केंद्र सत्ता और प्रशासनिक संगठन, दक्षिण भारत और जैन परंपरा जो लास्ट में बताया गया था। फिर ऐतिहासिक मूल्यांकन में चंद्रगुप्त को एक प्रमुख साम्राज्य निर्माता के रूप में दिखाना। फिर निष्कर्ष में क्या लिखना है? मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव में आगे बिंदुसार और अशोक के विस्तार का आधार तैयार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।